इस सदी के सबसे महान लोगों में से एक एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स की 2005 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दी गई स्पीच अब तक दुनिया की मोस्ट पावरफुल, मोटिवेशनल और लाइफ चेंजिंग स्पीचेस में से एक मानी जाती है, जिसे शाहरुख खान से लेकर संदीप माहेश्वरी तक जिंदगी में एक बार सुनना तो जरूर रिकमेंड करते हैं। स्टीव जॉब्स जो एप्पल के फाउंडर थे, उनकी स्टैनफोर्ड वाली एक स्पीच है 20 मिनट की। अगर आप में से बाकी लोगों ने नहीं देखी है तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि एक बार आप जा करके यूट्यूब पे वो जरूर देखें, क्योंकि इस स्पीच में स्टीव जॉब्स ने अपनी पूरी लाइफ को सिर्फ 3 कहानियों के जरिए बहुत खूबसूरती से बताया है, ताकि आप, हम और हमारे जैसे कई करोड़ों लोग उन्हीं की तरह असल मायनों में एक सक्सेसफुल और फुलफिलिंग लाइफ जी सकें। तो हम स्टीव जॉब्स की लाइफ के 50 साल के एक्सपीरियंस और नॉलेज को शेयर करने वाले हैं स्टीव जॉब्स की स्पीच और उन्हीं के शब्दों में। तो स्टीव जॉब्स कहते हैं, मेरी पहली कहानी कनेक्टिंग द डॉट्स है, जो कि मेरे जन्म से ही शुरू होती है। फरवरी 24, 1955 को जोएन शीबल और उनके बॉयफ्रेंड अब्दुल फतेह जंदाली एक बेबी बॉय के पेरेंट्स बने, लेकिन स्टीव जॉब्स की मां जोएन के पिता ने उनके इस रिलेशनशिप को कभी एक्सेप्ट नहीं करा, जिस वजह से स्टीव जॉब्स के दोनों पेरेंट्स को एक दूसरे से अलग होना पड़ा और अपने न्यू बॉर्न बेबी यानी स्टीव जॉब्स को अडॉप्शन के लिए छोड़ दिया। जोएन खुद एक कॉलेज ग्रेजुएट थी। वो चाहती थी कि उनके बेटे को अडॉप्ट करने वाले यानी गोद लेने वाले पेरेंट्स भी पढ़े लिखे कॉलेज ग्रेजुएट ही हो, और इसीलिए स्टीव के पैदा होने से पहले ये डिसाइड हो गया था कि उन्हें एक लॉयर और उनकी वाइफ गोद लेंगे। लेकिन जैसे ही स्टीव जॉब्स का जन्म हुआ और वो इस दुनिया में आए, उन लोगों ने स्टीव को अडॉप्ट करने से मना कर दिया, क्योंकि वो दोनों एक बेटी को गोद लेने की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन वही एक दूसरा कपल भी था जिसे वेटिंग लिस्ट में डाला गया था। तभी कैलिफोर्निया के इस कपल को कॉल आया और उनसे पूछा कि एक लड़का पैदा हुआ है, आप इसे अडॉप्ट करने में इंटरेस्टेड हैं? उन पेरेंट्स ने फौरन हाँ कर दी, लेकिन मदर जोएन अडॉप्शन पेपर साइन करने में थोड़ा संकोच कर रही थी, क्योंकि अडॉप्ट करने वाली लेडी क्लारा जॉब्स कभी कॉलेज ग्रेजुएट नहीं हुई थी और उनके हस्बैंड पॉल जॉब्स ने हाई स्कूल भी पास नहीं करा था। लेकिन दोनों पेरेंट्स ने जोएन को बहुत कन्विंस करने की कोशिश करी और उनसे प्रॉमिस करा कि वो उनके बेटे को जरूर कॉलेज पढ़ने भेजेंगे, जिस पर जोएन मान गई। पॉल और क्लारा जॉब्स ने इस बेबी को अडॉप्ट करा, जिसका नाम उन्होंने रखा स्टीवन पॉल जॉब्स, और इस तरह स्टीव जॉब्स की कहानी की शुरुआत हुई। और 17 साल बाद अपने इन पेरेंट्स की सारी जन्म पूंजी लगवा के स्टीव फाइनली एक महंगे कॉलेज में गए। इतने पैसे लगाने के 6 महीने बाद स्टीव को कॉलेज की पढ़ाई में कोई वैल्यू नजर नहीं आ रही थी। उन्हें नहीं पता था कि उन्हें जिंदगी में क्या करना है, और कॉलेज भी उनकी मदद नहीं कर रहा था, जहाँ बस वो अपने पेरेंट्स की पूरी जिंदगी की सेविंग्स को खर्च कर रहे हैं। और फिर वो एक डिसीजन लेते हैं, जो कि था कॉलेज क्विट करने का। वो बस इस होप में कॉलेज छोड़ देंगे कि सब कुछ आगे जाके ठीक हो ही जाएगा। उस टाइम ये डिसीजन लेना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफी लग रही थी। उन्हें बहुत डर लग रहा था, लेकिन ये उनकी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन साबित हुआ। कॉलेज छोड़ने के साथ ही वो उन क्लासेस को भी छोड़ चुके थे जो उन्हें पसंद नहीं थी, और अब वो उन चीजों पे फोकस कर पा रहे थे जिसमें उनका एक्चुअल में इंटरेस्ट था। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। उनके पास खाने को नहीं होता था, तो वो 5 सेंट्स में कोक की खाली बॉटल्स बेचा करते थे। हर संडे 7 मील चल के हरे कृष्णा मंदिर जाते थे ताकि उन्हें फ्री में खाने को मिल सके। अपने इंट्यूशन को फॉलो करते करते वो अपने कॉलेज में कैलीग्राफी से इंट्रोड्यूस हुए, जहाँ पूरी कंट्री में सबसे बेस्ट कैलीग्राफी सिखाई जाती थी। पूरे कैंपस का हर एक पोस्टर, हर एक लेबल इतना खूबसूरती से हैंड कैलीग्राफ्ट करा गया था, जिसमें उन्हें इंटरेस्ट आने लगा और उन्होंने कैलीग्राफी की क्लासेस ज्वाइन करके ये सीखना शुरू कर दिया, जहाँ उन्होंने सेरफ और sans serif टाइपफेसेस के बारे में सीखा, लेटर्स के बीच में स्पेस कॉम्बिनेशन को समझा, टाइपोग्राफी की पूरी आर्ट को अच्छे से मास्टर करा। ये सब करते वक्त उन्हें जरा भी आइडिया नहीं था कि ये उनकी लाइफ में प्रैक्टिकली कैसे काम आने वाला है। लेकिन 10 साल बाद जब वो अपना सबसे पहला मैकिंटॉश कंप्यूटर बना रहे थे, तब ये सब फुल सर्किल आने लगा। मैक दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर था जिसमें बहुत खूबसूरत टाइपोग्राफी यूज करी गई थी। अगर उनके पेरेंट्स ने उन्हें एक्सेप्ट ना करा होता, अगर उन्होंने कभी कॉलेज ना छोड़ा होता, कैलीग्राफी की क्लासेस नहीं ली होती, तो मैक में कभी इतने अच्छे टाइपफेसेस और फॉन्ट्स नहीं होते। इनफैक्ट सिर्फ मैक में ही नहीं, क्योंकि विंडोज ने मैक को ही कॉपी करा है, तो इसलिए दुनिया के किसी कंप्यूटर में ये सब नहीं होता। लेकिन उस टाइम फ्यूचर को देख पाना इम्पॉसिबल था। स्टीव को नहीं पता था कि जो वो कर रहे हैं, जो डिसीजंस वो ले रहे हैं, वो कितने पॉजिटिव और कितने नेगेटिव, या उनके लिए अच्छा होगा या बहुत बुरा। लेकिन आज पीछे मुड़ के हम सारे डॉट्स को कनेक्ट होते हुए देख सकते हैं। इसीलिए स्टीव कहते हैं कि आपको ये भरोसा करना होगा कि आज आप जो कर रहे हो वो आपको नहीं पता कैसे, लेकिन किसी ना किसी तरह आपके एक ग्रेटर फ्यूचर को सर्व करेगा।
वो कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर में कनेक्ट करेगा। सारे डॉट्स एक एक करके आपस में कनेक्ट होते रहेंगे। अब चाहे आप इसे लाइफ कहो, अपनी गट फीलिंग समझ लो, डेस्टिनी, इंट्यूशन, कर्मा, कुछ भी, क्योंकि जब आप ये बिलीव करने लग जाते हो कि जो भी आपके साथ हो रहा है वो आगे जाके किसी ना किसी फ्यूचर में कनेक्ट जरूर होगा। ये माइंडसेट आपको कॉन्फिडेंस देता है अपने हार्ट को फॉलो करने का। आपको रियलाइज होता है कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उन सब के पीछे एक डीपर मीनिंग है, जो आपको तब समझ आएगा जब आगे जाके ये सारे डॉट्स कनेक्ट होने लगेंगे। और इसी के साथ मेरी सबसे बेस्ट और भयानक कहानी लव एंड लॉस्ट की शुरुआत होती है। स्टीव जॉब्स ने अपने दोस्त स्टीव वॉजनियाक के साथ मिलकर अपने पेरेंट्स के गराज में एप्पल की शुरुआत करी। उस टाइम दोनों ही अपने अर्ली 20s में थे। 2 लोगों के साथ गराज में शुरू हुआ एक छोटा सा बिजनेस अगले 10 सालों में 4000 एम्प्लॉयज के साथ $2 बिलियन की कंपनी बन गई। स्टीव सिर्फ 30 साल के ही हुए थे। उन्होंने अब तक अपना सबसे बेस्ट प्रोडक्ट मैकिंटॉश रिलीज ही करा था, लेकिन उन्हें अपनी ही कंपनी, जिस कंपनी को स्टीव ने अपनी पूरी दिन रात की मेहनत से खड़ा किया था, उसी कंपनी से उन्हें निकाल दिया गया। स्टीव ने अपनी पूरी जवानी, अपने अडल्टहुड जिस पे काम करा, अचानक उनसे वो सब कुछ छीन लिया गया। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या किया जाए। वो एक पब्लिक फिगर बन चुके थे। उस टाइम उन्हें ये अपनी लाइफ का सबसे वर्स्ट और बुरा फेज लग रहा था, लेकिन एप्पल से निकाला जाना उनकी लाइफ का सबसे अच्छा और इम्पोर्टेंट मोमेंट साबित हुआ। स्टीव कहते हैं, द हैवीनेस ऑफ बीइंग सक्सेसफुल वाज रिप्लेस्ड बाय द लाइटनेस ऑफ बीइंग ए बिगिनर अगेन। और अगले 5 साल उनकी लाइफ के सबसे क्रिएटिव पीरियड में से एक बने। इस टाइम उन्होंने नेक्स्ट नाम से अपनी अगली कंपनी शुरू करी और एक और कंपनी पिक्सार को भी शुरू करा, जिसने दुनिया की सबसे पहली एनिमेटेड फीचर फिल्म टॉय स्टोरी बनाई। और आज पिक्सार दुनिया का सबसे सक्सेसफुल एनिमेशन स्टूडियो है। इस टाइम स्टीव अपनी वाइफ से भी मिले। स्टीव ने नेक्स्ट में जो टेक्नोलॉजी क्रिएट करी थी उसे देखते हुए एप्पल ने नेक्स्ट को एक्वायर कर लिया, जिसने आगे जाके एप्पल प्रोडक्ट्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। इस एक्विजिशन के साथ स्टीव को एप्पल में दोबारा वापस बुला लिया गया। उनकी वाइफ लॉरेन के साथ उनकी रिलेशनशिप भी बहुत अच्छी रही। उनके साथ 4 बच्चे भी हुए। अब अगर स्टीव को एप्पल से नहीं निकाला गया होता तो शायद वो अपनी लाइफ के सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट्स को कभी जी ही नहीं पाते। स्टीव कहते हैं, जब भी लाइफ में कुछ बुरा होता है, हमें कभी अपना फेथ, अपना विश्वास नहीं खोना चाहिए। आपको हमेशा उसे ही ढूंढना है जिसे आप प्यार करते हो, चाहे वो कोई इंसान हो या आपका काम। आपकी लाइफ का अच्छा खासा हिस्सा आपका काम लेके जाने वाला है। अपने काम से सेटिस्फाइड रहने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो काम करो जिसे आप ग्रेट वर्क मानते हो। और ग्रेट वर्क करने का एक ही तरीका है, वो करो जिससे आपको प्यार है। अगर आपको अभी तक वो काम नहीं मिला है जिससे आपको प्यार हो, तो उसे ढूंढते रहो, बाकी किसी में सेटल मत हो। और इसी के साथ मेरी तीसरी और आखिरी स्टोरी शुरू होती है, मेरी डेथ की स्टोरी। असल में 17 साल की उम्र में स्टीव ने एक कोट पढ़ा था, इफ यू लिव ईच डे एज इफ इट वॉज योर लास्ट, समडे यू विल मोस्ट सर्टेनली बी राइट। यानी अगर आप हर दिन को ऐसे जीते हो जैसे कि ये आपका आखिरी दिन है, तो एक ना एक दिन आप सही साबित हो ही जाओगे। अपनी पूरी लाइफ स्टीव हर सुबह उठकर खुद से एक ही सवाल पूछते थे, अगर आज मेरा आखिरी दिन होता तो क्या मैं ये सब करता जो चीजें मैं आज करने वाला हूँ। अगर लगातार कुछ दिनों तक उन्हें इसका आंसर नो मिलता रहता तो वो समझ जाते कि उन्हें अपनी लाइफ में कुछ चेंज करने की जरूरत है। ये याद रखना कि एक ना एक दिन हम मर जाएंगे, ये हमें अपनी लाइफ के बड़े से बड़े डिसीजंस लेने में बहुत मदद करता है, क्योंकि मौत के सामने सारी एक्सपेक्टेशंस, फियर ऑफ फेलियर, इनसिक्योरिटीज, ईगो, प्राइड, सब कुछ गायब हो जाता है। फिर आप क्लियरली देख पाते हो कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। इस स्पीच को देने से पहले स्टीव को पता चला कि उन्हें कैंसर है। सुबह 7:30 बजे उनकी बॉडी का एक स्कैन हुआ, जिसमें उनके पैनक्रियास में साफ साफ एक ट्यूमर दिख रहा था। डॉक्टर्स ने उन्हें बताया कि इस कैंसर को ठीक नहीं करा जा सकता, उनके पास जीने के लिए सिर्फ 3 से 6 महीने हैं। डॉक्टर्स ने उन्हें एडवाइस करा कि घर जाओ, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, अपना अलविदा कहो और फाइनल मोमेंट के लिए तैयार रहो। लेकिन उसी शाम उन्होंने अपनी बायोप्सी करवाई, जहां डॉक्टर्स ने उनके मुंह से एंडोस्कोप पास कराया, जो उनके पेट से होते हुए उनके इंटेस्टाइन तक पहुंचा। पैनक्रियास में सुई डाल के कुछ ट्यूमर सेल्स को बाहर निकाला। वो बस बेहोश थे, लेकिन उनकी वाइफ जो कि उनके साथ थी, उन्होंने स्टीव को बाद में बताया कि जब उनके ट्यूमर सेल्स को एग्जामिन करा गया तो पता चला कि ये एक रेयर टाइप ऑफ पैनक्रियाटिक कैंसर है, जिसे सर्जरी की मदद से ठीक करा जा सकता है। उन्होंने अपनी सर्जरी कराई और कैंसर खत्म कराया। ये वो इंसिडेंट था जब वो मौत के इतने करीब आए थे। तब उन्हें एक बात पता चली कि कोई भी मरना नहीं चाहता। जो लोग मरने के बाद स्वर्ग जाना चाहते हैं, वो भी स्वर्ग जाने के लिए मरने के लिए तैयार नहीं है। डेथ वो डेस्टिनेशन है जो हम सब के लिए सेम है, और कोई चाहे कुछ भी कर ले, कोई भी इसके लिए कभी रेडी नहीं हो सकता। आपका टाइम इस दुनिया में लिमिटेड है, एक ना एक दिन ये खत्म हो जाएगा। इसलिए इस टाइम को किसी और की जिंदगी जीने में बर्बाद मत करो। लोग क्या सोचते हैं ये सोचकर जीना छोड़ दो। औरों के शोर से अपने अंदर की आवाज को मत दबने दो। और सबसे इम्पोर्टेंट, अपने हार्ट को फॉलो करने की हिम्मत रखो।